अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने डियर स्टूडेंट्स केस 1 जो है इसको स्टार्ट किया था। एक्सेलरेशन इन द ऑब्जेक्ट्स दैट आर अटैच्ड विद स्ट्रिंग। दोनों बॉडीज़ का सेम एक्सेलरेशन होगा। एक बॉडी जिस एक्सेलरेशन से अपवर्ड मूव करेगा, दूसरा बॉडी उसी एक्सेलरेशन के साथ डाउनवर्ड मूव करेगा। उस एक्सेलरेशन का फार्मूला हमने डिराइव करना है। और टेंशन इन द स्ट्रिंग, जो डोरी में टेंशन है दोनों ऑब्जेक्ट्स के सस्पेंडिंग की वजह से, वो हमने फाइंड आउट करना है। उसके लिए फार्मूला, तो ये फार्मूले की डेरिवेशन से पहले सबसे पहले हमने जो काम करना है वो बॉडी ए और बॉडी बी पर जो नेट फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो नेट फोर्सेस हमने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम बॉडी ए की तरफ जाते हैं। बॉडी ए जो है इसका मास बॉडी बी के मास से ज़्यादा है, यानी बॉडी ए इज़ हैवियर देन ऑब्जेक्ट बी। तो इस पर जिस तरह से हमने टेंशन स्ट्रिंग के इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि दो फोर्सेस एक्ट करती हैं। एक इसका वेट दैट इज़ एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, and the other force acting on body A is the tension in the string which is acting vertically upward। यानी हम कह सकते हैं कि बॉडी A पर दो फोर्सेस अमल कर रही हैं, एक उसका वेट और दूसरा टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब अगर तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल और ऑपोजिट हों तो फिर इस ऑब्जेक्ट को रेस्ट में होना चाहिए। अब ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं होगा क्योंकि जिस डोरी के साथ इसको बांध के सस्पेंड किया गया है उसी डोरी के अपोजिट एंड पर जिस बॉडी को बांधा गया है उसका मास इस बॉडी के मास से कम है। तो मासेस के डिफरेंस की वजह से बॉडी जो ए है ये इट विल मूव वर्टिकली डाउनवर्ड। अब जो बॉडी ए जो है ये नीचे की तरफ मूव करता है और दो फोर्सेस इस पर अमल कर रही हैं, एक वेट और अपोजिट अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो वो दोनों फोर्सेस, इसका मतलब ये तो श्योर है कि वो दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल नहीं हैं। और अगर ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब है कि ये भी श्योर हो गया कि जो नीचे की तरफ फोर्स एक्ट कर रही है वो ऊपर की तरफ अमल करने वाली फोर्स से ज़्यादा है। द फोर्स एक्टिंग अपवर्ड डायरेक्शन इज टेंशन इन द स्ट्रिंग, फोर्स एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन इज द वेट ऑफ बॉडी ए। इफ द बॉडी ए मूव्स वर्टिकली डाउनवर्ड, it clears that its weight is greater than tension in the string। बॉडी ए के नीचे जाने की वजह से ये बात वाज़े तौर पर कही जा सकती है कि इसका जो वेट है, द फोर्स एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, दिस इज ग्रेटर दैन टेंशन इन द स्ट्रिंग टी। यानी उसका वेट उसमें अमल करने वाली डोरी की टेंशन जो है उससे ज़्यादा है। अब एक फोर्स जो एक्ट कर रही है वो दूसरी फोर्स से ज़्यादा है। तो जब एक फोर्स दूसरी फोर्स से ज़्यादा होती है तो उस वक्त नेट फोर्स जो हमने फाइंड आउट करनी है उसके लिए न्यूटन्स सेकंड लॉ जो है वो हमें हेल्प देगा। न्यूटन सेकंड लॉ में हमने पढ़ा था F इज इक्वल टू ma। अब यहाँ पर ये जो F है, दिस F इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। अब नेट फोर्स कैसे बनेगी? दो फोर्सेस अमल कर रही हैं, एक फोर्स ज़्यादा है दूसरी फोर्स कम है। नेट फोर्स बनाना चाहते हैं तो नेट फोर्स बेटा जी कैसे बनेगी? ज़्यादा वाली फोर्स में से कम वाली फोर्स को माइनस कर दें अगर, तो बाकी जो फोर्स बचेगी वो फोर्स बॉडी ए को डाउनवर्ड मूव करवा रही है और वही फोर्स बॉडी ए पर अमल करने वाली नेट फोर्स होगी। इसका मतलब ये हुआ कि आप इस बॉडी ए के वेट में से, क्योंकि वेट ग्रेटर है टेंशन से, तो इसके वेट में से टेंशन को माइनस कर दें, तो वेट में से टेंशन को माइनस कर देने से बाकी जो फोर्स बचेगी दैट विल बी द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी ए। तो क्या किया हमने ये किया कि उसका जो वेट है दैट इज W एंड इक्वल टू m1g, उसके वेट में से टेंशन को माइनस कर दिया नेट फोर्स की जगह पर। इक्वलिटी की दूसरी साइड पे ma था तो m इस ऑब्जेक्ट का मास है, तो वो m की बजाय क्योंकि m1 है इसलिए हमने m की जगह m1 लिख दिया। और साथ एक्सेलरेशन, इस बॉडी का एक्सेलरेशन, जिस एक्सेलरेशन के साथ ये बॉडी ए
नीचे की तरफ मूव कर रहा है, दिस इज इट्स एक्सेलरेशन। तो ये बेटा जी फार्मूला बन जाता है नेट फोर्स का, दैट इज एक्टिंग ऑन बॉडी ए। अब अगर हम बॉडी बी की तरफ चलें तो बॉडी बी पर भी वही दो फोर्सेस अमल करती हैं। कौन कौन सी? एक उसका वेट W इज इक्वल टू m2g। m2g क्यों लिखा? क्योंकि बॉडी बी का मास जो है उसको हमने m2 कहा हुआ है, तो उसी मुनासबत की वजह से उसका वेट जो है वो m2g बन जाएगा। अब इस बॉडी बी पर भी दो फोर्सेस हैं, वेट m2g एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, टेंशन इन द स्ट्रिंग T एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड, वही सेम केस। अब इसके बॉडी बी को अगर देखा जाए, जब बॉडी ए नीचे की तरफ जाता है तो बॉडी बी के कम मास होने की वजह से ये बॉडी बी जो है इट विल स्टार्ट मूविंग इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। बॉडी बी सीधा ऊपर की तरफ जाता है। अब जब बॉडी बी ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमने ये देखना है कि कौन सी फोर्स है जो इसको ऊपर की तरफ लेके जा रही है। अब ऊपर की तरफ अमल करने वाली फोर्स जो है दैट इज टेंशन इन द स्ट्रिंग। और दो फोर्सेस होने के बावजूद अगर बॉडी एक फोर्स की डायरेक्शन में जाता है तो इसका मतलब है कि वो फोर्स जिसकी डायरेक्शन में वो बॉडी मूव करता है दैट फोर्स इज ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड टू दैट विच फोर्स इज एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। यानी वो बॉडी अगर ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है कि जो टेंशन इन द स्ट्रिंग है वो बॉडी के वेट से ज़्यादा है। अगर टेंशन इन द स्ट्रिंग वेट के इक्वल होती तो बॉडी मूव करता ही नहीं, और अगर वेट टेंशन से ज़्यादा होता तो फिर बॉडी नीचे की तरफ मूव करता, जैसे बॉडी ए जो है वो नीचे की तरफ मूव कर रही थी। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग जो है यहाँ पर वो वेट से ज़्यादा है। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग वेट से ज़्यादा होने की वजह से वही न्यूटन सेकेंड लॉ अगर हम इस पर अप्लाई करें तो हम क्या करेंगे? पहले वाली चीज़ कि ज़्यादा वाली फोर्स में से कम वाली फोर्स जो मैग्नीट्यूड में है उसको माइनस कर देंगे तो वो बन जाएगी नेट फोर्स ऑन बॉडी बी। तो ग्रेटर फोर्स इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, इसमें से जो लेस वाली फोर्स है W इज इक्वल टू m2g, m2g को हमने माइनस कर देना है टेंशन में से, तो ये बेटा जी बन जाएगी नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी बी। इक्वलिटी की दूसरी तरफ चले जाएं, मास और एक्सेलरेशन है, तो बॉडी का मास जो है वो m2 है, एक्सेलरेशन इसका भी एक्सेलरेशन a ही है। स्टार्ट में आपको बोला कि जिस एक्सेलरेशन के साथ बॉडी ए वर्टिकली डाउनवर्ड आता है सेम उसी एक्सेलरेशन के साथ बॉडी बी जो है वो वर्टिकली अपवर्ड मूव करता है। तो ये नेट फोर्स बन जाती है हमारे पास बॉडी बी पर। अब ये दोनों नेट फोर्सेस जो हैं इनको अगर नंबरिंग दे दी जाए, ये नंबर 1 नेट फोर्स ऑन बॉडी ए, ये नंबर 2 वाली नेट फोर्स ऑन बॉडी बी, इन दोनों इक्वेशंस को अगर ऐड कर दिया जाए, ये ए पर नेट फोर्स ये बी पर नेट फोर्स जमा कर देने से ये -t + t कट जाते हैं, बचेगा m1g और नीचे बचेगा m2g। ऐड करना है हमने इनको, लेकिन प्लस माइनस जो है वो माइनस बन जाता है, इसी मुनासिबत से इसको m1g - m2g बना दिया। इक्वलिटी की दूसरी तरफ आ जाएं, m1a + m2a बन जाता है। यहाँ से g कॉमन हमारे पास आता है m1 - m2, इधर से a कॉमन बनता है m1 + m2। फार्मूला हम बनाना चाहते हैं एक्सेलरेशन का, यहाँ से एक्सेलरेशन का फार्मूला हमारे सामने बन रहा है, तो एक्सेलरेशन का फार्मूला m1 + m2 जो उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसको दूसरी साइड पे आप डिवाइड कर देंगे, तो इस तरह से ये एक्सेलरेशन का फार्मूला जो है m1 - m2 × g ओवर m1 + m2 जो है ये बन जाता है। इसके बाद वैल्यूज़ को हम जब पुट करेंगे, यही एक ही वैल्यू एक्सेलरेशन की हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लें या इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लें, तो पुट करने से हमारे पास जो टेंशन का फार्मूला बनेगा दैट विल बी 2m1 m2g ओवर m1 + m2, और उसी से ही इसी फार्मूले से हम जो g का फार्मूला है m1 - m2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, m1 + m2 a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस विल बी फार्मूला फॉर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g। तो इस तरह से हम ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन इन द ऑब्जेक्ट्स दैट आर अटैच्ड विद स्ट्रिंग एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग जो है उनके फार्मूलों की डेरिवेशन कर सकते हैं। दिस वाज द फर्स्ट केस ऑफ एक्सेलरेशन इन ऑब्जेक्ट्स एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन बोथ ऑब्जेक्ट्स अटैच्ड विद स्ट्रिंग मूव वर्टिकली। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह सेकंड केस जो है उसको डिस्कस किया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।